guys, my name is Gautam Singh and welcome to my channel Believers Academy. So friends, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का वीडियो नंबर 4 है। तो पिछले दो वीडियो में हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आज जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब कभी भी रिफ्रैक्शन होगा तो ये लॉज लगते ही लगते। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखने के पहले चलिए सबसे पहले अपन कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं जो कि यूज में आते हैं। आपको कुछ कुछ नाम पता होने चाहिए। तो देखिए ये जो लाइन है ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, मीडियम 1 मीडियम 2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक। तो यहां पे आप क्या बना दीजिए, इमेजिनरी लाइन बना दीजिए, नॉर्मल। लाइट को जाना था इस तरफ लेकिन बेंडिंग हो जाती। देखिए यहां लाइट क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो देखिए ये जो लाइट आ रहा है इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो लाइट रिफ्रैक्ट होके जा रहा है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल, क्योंकि ये इस सरफेस के 90 डिग्री पे है इसलिए इसको नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल जिस पॉइंट पे बनाया जाता है वो पॉइंट क्या होता है, जहां पे इंसिडेंट रे आके टकरा रहा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, उसके बाद इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, कई बार आपको लगता नहीं है लेकिन कई बार बच्चे यहां पे ये वाला एंगल रिफ्रैक्शन ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं करना है, सारे एंगल नॉर्मल से बनते। तो रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, तो ये बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है। तो चलिए अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की सिमिलर है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसा ही सिमिलर है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है कि द इंसिडेंट रे, the normal at the point of incidence and the refracted ray all lie in the same plane। मतलब जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब एक प्लेन में लाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक लाइट ऐसे आए और रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे प्लेन में चलेगा। ओके, बहुत ही सिंपल। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब देखिए साइन का मतलब क्या है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अलग अलग एंगल पे इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो इसका वैल्यू भी देखिए आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जिसके अपन को वैल्यू याद रहने चाहिए, थीटा, और ये साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ये सारे स्टैंडर्ड एंगल के लिए आपको साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ 1/√2, दिख रहा है ये 1/√2 है। इसके बाद साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो आपको दिख रहा होगा कि देखिए 1/√2 है, ये थोड़ा जगह कम है, क्लियर है। तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है विथ इंक्रीज इन एंगल। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। तो देखिए इस लॉ का मेरे को मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आप आई बढ़ाओगे तो साइन आई की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर आप आई बढ़ाओगे तो साइन आई की भी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन रेशियो कांस्टेंट रहने के लिए साइन आर भी बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर। देखिए इस लॉ को अपन स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, और इसका जो मोर जनरल फॉर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है n1 sin i बराबर n2 sin r। तो देखिए n1 n2 मीडियम 1 और मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और i एंड r क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है। तो देखिए जो इंसिडेंट रे जहां से आ रही है उसको n1 लेंगे और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको n2 लेंगे, उसी के हिसाब से ये फॉर्मूला आपको लगाना है। क्लियर। तो दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर है ना। पहला तो बहुत इजी है, सेम प्लेन वाला,
और दूसरे में ये फॉर्मूला याद रखना है, और आपको याद रखना है कि साइन आई बाई साइन आर हमेशा क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो चलिए अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लगाते हैं इस वाले टॉपिक पे। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया है कि फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन, जिसके बारे में अपन देखते हैं क्या होता है डेविएशन इन द गिवन फिगर। तो फिगर कुछ ऐसा है कि दो मीडियम है, ये देखिए मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। ये इंसिडेंट रे आ रहा है जो कि नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये अपने को निकालना है। तो ठीक है भाई, स्नेल्स लॉ में सीधे सीधे डाल दीजिए, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin i। n1 की वैल्यू 1 sin 60, n2 की वैल्यू √3 sin r। तो देखिए sin 60 की वैल्यू √3/2, √3 कैंसिल, sin r की वैल्यू आ रही है हाफ। अब देखिए r क्या होना चाहिए, r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। तो इस इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा है कि r की वैल्यू क्या आएगी, 30, क्योंकि sin 30 हाफ होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया, 30 डिग्री। क्लियर? अब देखते हैं डेविएशन का क्या कंसेप्ट होता है। तो डेविएशन का देखिए कंसेप्ट समझने के लिए आप एक कंडीशन समझिए। आप मान लीजिए अपने कोचिंग से निकले, अपने घर की तरफ आपको जाना है, ये देखिए आपका घर है, आप कोचिंग से निकल के अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन आपका कोई फ्रेंड आ गया और आपको घुमाने कहीं और ले गया। वो तो आपको जाना था इस तरफ, लेकिन आप चले गए इस तरफ। तो ये जो डेविएशन है ना, ये जो एंगल है ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस वाले फिगर में देखिए लाइट को किधर जाना चाहिए था, सीधा सीधा इस तरफ जाना चाहिए था, है? लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण वो किधर चले गया, इस तरफ। तो जाना था इधर लेकिन चल गया इधर, तो यही एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो देखो अगर ये एंगल 60 है, तो ये जो पूरा एंगल है ये कितना हो जाएगा, 60। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल निकालना तो इसमें 30 माइनस कर दो, तो डेविएशन कितना आ जाएगा, 60 माइनस 30 कितना आ गया, 30। क्लियर? तो रिफ्रैक्शन के लिए डेविएशन का एक फॉर्मूला भी होता है I माइनस R। तो यार इतना काहे को अपन टेंशन है, जब अपने को बेसिक से ही समझ में आ रहा है ना। डेविएशन का सीधा साधा मतलब है कि लाइट को किधर जाना था और किधर चले गया। तो ये जो एंगल जितना से डेविएट हो रहा है, इसी को अपन एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है। तो चलिए अपन अब 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से आए हुए। ओके, देखते हैं। चलिए देखिए, रिजल्ट नंबर 1 है जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से आता है, वो ये है कि व्हेन अ लाइट रेज इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज अनडेविएटेड। मतलब अगर लाइट किसी सरफेस पे नॉर्मली गिर रहा है तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होता है, वो सीधा सीधा बिना किसी डेविएशन के सीधा सीधा चले जाता है। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2। अब ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, तो ध्यान से देखिए। इस पर्टिकुलर केस में एंगल आई की वैल्यू क्या है, 0 है ना। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर का एंगल। तो देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 बना रहा है, तो एंगल आई 0 हो गया। एंगल आर निकाल के देखिए, स्नेल्स लॉ लगाइए, तो n1 sin i बराबर n2 sin r। तो sin i की वैल्यू तो क्या है, 0 है, मतलब i की वैल्यू 0, तो sin i की वैल्यू 0, तो 0 बराबर n2 sin r। sin r की भी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना है, 0। और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा तो पाथ ऑफ रे यही तो होगा, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर लाइट नॉर्मली गिर रहा है सरफेस पे, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो बिना किसी डेविएशन के सीधा सीधा चले जाता है। ओके, सेकंड रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए रिजल्ट नंबर 2 है कि व्हेन इंसिडेंट रे मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, देन द रिफ्रैक्टेड रे मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका मतलब है जब लाइट जो है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाता है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर भागता है। तो थोड़ा ऐसा फीलिंग भी आ रहा है नहीं कि आप डेंसर से रेयरर मीडियम में जाओगे तो आपको खुलापन महसूस होगा ना, आप फैल जाओगे, है ना। तो देखिए याद करने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, ये n1 है, ये n2 है। n1 ग्रेटर देन n2 दिया हुआ, हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। लाइट ऐसे
आ रहा है, ये एंगल आई। लाइट को जाना था इस तरफ, लेकिन वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगा। कब? जब ये ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम आ रहा है। और ये तरह का, इस तरह का रिजल्ट क्यों आ रहा है? देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से अपन देखते हैं, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin i। अब ध्यान से देखिए, जो n1 है वो बड़ा है और n2 क्या है? छोटा है। तो मैं इस तरह का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा हूं लाइन से। अब देखिए बीच में इक्वालिटी लगा हुआ है, और इक्वालिटी का मतलब तराजू है, मतलब दोनों साइड इक्वल है। तो अगर n1 बड़ा है n2 से, तो i को क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा sin r से, है ना। sin i की वैल्यू sin r से क्या होनी पड़ेगी? छोटी, तभी तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा, और इस तरह का केस बनेगा। तो आपको एकदम याद रखना है, डेंसर से रेयरर अगर लाइट जा रहा है, डेंसर से रेयरर अगर लाइट जा रहा है, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए थर्ड रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट नंबर 3 बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों रिजल्ट। तो रिजल्ट नंबर 3 बोलता है कि व्हेन द इंसिडेंट रे मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देन लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब लाइट जब लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगा, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा फीलिंग भी आ रहा है कि भाई मैं रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में मूव करूं तो नॉर्मल के तरफ बेंड होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये मीडियम 1 मीडियम 2। इस बार उल्टा केस है, ये लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। तो लाइट देखिए ऐसे आ रहा है, तो किस तरफ जाएगा? जाना था इसको इस तरफ, लेकिन नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा। अब ये क्यों आता है? फिर से स्नेल्स को लगाइए। देखिए अपन बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसलिए एकदम अपन डेप्थ तक जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। तो इस केस में देखिए n2 बड़ा है, n1 छोटा है, तो इक्वालिटी होल्ड करने के लिए i को बड़ा होना पड़ेगा r से। तो इसीलिए r हमेशा i से क्या होता है? छोटा होता है। किस केस में? जब अपन जा रहे हैं रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब अपन देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो देखिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब 3D में तो आपको इस तरीके का दिखेगा, है ना। लेकिन अगर आप टॉप व्यू देखो तो आपको इस तरीके का देख सकते हैं। ये टॉप व्यू है, ऊपर से आप देख रहे, ठीक। ध्यान से देखिए, इधर एयर है, ये ग्लास है, और इधर फिर एयर। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लो, इसका n2 मान लो, तो वापस इसका n1 हो जाएगा। ये देखिए इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है। थोड़ा सा और स्ट्रेट खींचते हैं इसको, इस तरीके से। अब ये किधर को जाएगा? इसके लिए सबसे पहले आप नॉर्मल बनाओ। ये देखिए नॉर्मल बना दिए, सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। रेयरर है और ये डेंसर है, तो लाइट को जाना था इस तरफ। ये देखो लाइट को जाना था इस तरफ, लेकिन वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है? अब फिर से लाइट किधर को जाएगा? इसके लिए आप अगेन यहां पे क्या खींचोगे? नॉर्मल। लाइट को जाना था इस तरफ, लेकिन इस बार डेंसर से रेयरर मीडियम जा रहा है, तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो रे निकलता है उसको एमर्जेंट रे बोलते हैं। तो एमर्जेंट रे एंगल बनाएगा ई, और जो एमर्जेंट रे होता है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के एकदम पैरेलल होता है। तो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, ये हो जाएगा एमर्जेंट रे, लगभग पैरेलल। अब देखो ये लाइट और ये लाइट क्यों पैरेलल होता है, अपन देखते हैं क्यों ऐसा होता है। यहां पे एक बार स्नेल्स लॉ लगाइए, तो ये आएगा n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। दोनों नॉर्मल क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो अगर ये एंगल r है तो ये एंगल भी क्या होगा? r होगा। ठीक है? और ये एंगल को e ले लेते, तो यहां फिर से स्नेल्स लॉ लगाइए, तो ये आएगा n2 sin r इज इक्वल टू n1 sin e। अब देखो n1 sin i इसके इक्वल, और ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल। तो दो चीज जो एक ही चीज के इक्वल हो वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो n1 sin i
इज इक्वल टू n1 साइन ई। n1 कैंसिल हो गया, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, ई के इक्वल आ गई। ये दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो ये लाइन, ये दिख रहा है, ये ओरिजिनल जो लाइन का डायरेक्शन है वो एमर्जेंट रे के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसमें देखिए कुछ बेसिक टर्म है, ये इंसिडेंट रे है, लेवल डायग्राम बना लीजिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये एमर्जेंट रे है, एमर्ज आउट हो रहा है, और ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है। और इस केस में अगर इसको R1 R2 ले तो R1 इक्वल टू R2 होता है एंड I बराबर क्या होता है, E होता है। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है, देखिए लाइट जा रहा था इस तरफ, दिख रहा है, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के कारण वो लेटरल डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसको लेटरल डायरेक्शन बोलते हैं। तो लाइट जा रहा था इस तरफ, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण वो इसी के पैरेलली इतना शिफ्ट हो गया, ये देखिए लेटरल डायरेक्शन में इतना शिफ्ट हुआ, तो इसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्लियर? तो अपन देखिए एकदम बेसिक लगा रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाए और इस तरह का आपको डायग्राम दिख रहा होगा, लाइट ऐसे गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहां पे अपन ने दो बार स्नेल्स का लगा के ये पता लगाया कि जो आई है वो ई के इक्वल होगा। तो ये जो एमर्जेंट रे है वो इनिशियल जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है उसी के पैरेलल होता है, और जो लेटरल डायरेक्शन में जो शिफ्ट आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ओके, तो चलिए इसके बाद अपन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये फिनोमिना जो है हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी होता ही। तो क्वेश्चन दिया है कि व्हाई अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। तो जैसे आप स्विमिंग पूल जाते हैं, पहली बार आप तैरना नहीं सीखे, आपको तैरना सीखना है, स्विम सूट पहन के आप तैयार हो गए, काफी क्लीन वाटर आपको दिख रहा है स्विमिंग पूल का, तो आपको दिखता है कि जो पानी है भाई साहब वो तो ज्यादा गहरा है नहीं, मेरे यहां तक मतलब गले तक आने वाला है, और आप उत्साहित होकर क्या कर देते हैं, स्विमिंग पूल में छलांग मार देते हैं, उसके बाद बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि जो रियल डेप्थ था वो अपरेंट डेप्थ से अलग था, मतलब जो आपको लग रहा था कि जितना डेप्थ होगा पानी का उतना नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ मतलब जो आप सोचते, जो आप देखते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा क्या कई बार कुछ ज्यादा ही अंतर होता है, एंगल पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए एक स्विमिंग पूल कंसीडर करते हैं, एक ऐसा स्विमिंग पूल, इस स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ, क्योंकि अगर पानी नहीं भरा होगा तो आप तो सही में रियल डेप्थ देख लेंगे, कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। आप यहां पे खड़े हैं, काफी उत्साहित, कूदने को तैयार। अब देखिए अगर आपको इसके फ्लोर को देखना है तो फ्लोर से लाइट होते हुए आपके आंख तक जाना चाहिए, है ना। कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसका लाइट आपके आंखों में आता है, तभी तो आप उसको देख पाते। तो काफी ज्यादा सनलाइट है, सनलाइट नीचे क्या रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक आ रहा है, तो एक रे मान लीजिए सीधा सीधा चलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगे, 2 रेज से अपन इमेज फॉर्मेशन करके देखते हैं। तो एक रे निकला सीधा सीधा चलेगा, ठीक है भाई। दूसरा रे ऐसे निकला, अब ये किधर को जाएगा, इसके लिए आप नॉर्मल खींचिए, लाइट को जाना था इस तरफ, लेकिन किधर को चले जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से कहां जा रहा है, रेयरर में जा रहा है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब ये जो देखो 2 रिफ्रैक्टेड रहे हैं, ये कहीं मिलने वाले नहीं है, लेकिन कोई ऑब्जर्वर है उसके आंखों में लाइट आ रहा है, तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा। आप क्या करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते कि भाई लाइट यहां से आ रहा है, तो आप एक इल्यूजन क्रिएट किए और आप सोचे कि लाइट कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, और पूरा का पूरा आपने एक ऐसा फ्लोर इमेजिन कर लिया। तो एक्चुअली में जो आप देखते हैं वो क्या होता है, वो इमेज होता है फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो देखिए फ्लोर अब आपको यहां दिखने लगा, तो यही जो डेप्थ होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, अपरेंट डेप्थ, जो आपको लगता है, और ये क्या होता है, रियल डेप्थ। तो इसका आंसर आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्शन के कारण इमेज फॉर्म होता है, तो जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, इमेज। ठीक है, तो अगले बार से आप स्विमिंग पूल जाए तो थोड़ा ध्यान रखिए इस इल्यूजन का। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो देखिए ऐसा होता है कि जो सूरज है वो उगने के पहले ही आपको दिखने लगता है और अस्त होने के बाद मतलब सनसेट के बाद भी आपको दिखते रहता है। तो 2 मिनट का गैप होता है, मतलब सूरज उगा भी नहीं है और 2 मिनट पहले आपको पूरा का पूरा सन दिखता है और सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक आपको जो है सन का जो प्रतिमा है आपको दिखते रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ये अर्थ है, ये आपका अर्थ है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर मतलब डिफरेंट हवा है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। सही बात है। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण आसपास क्या आपके एटमॉस्फेयर। शाम के वक्त या सुबह के वक्त आप मान लीजिए यहां पे है ना, सन जस्ट आपको दिखना बंद हुआ, मतलब सन जो है वो यहां पे। ठीक है, लॉजिकली देखें तो ये जो है आपके आईसाइट से दूर जा चुका है तो आपको नहीं दिखना चाहिए, है ना। जैसे मैं अगर यहां पे देखूं और यहां पे दीवार है तो दीवार के जस्ट इधर वाला पर्सन मेरे को नहीं दिखने वाला, लॉजिकली देखें तो। देखिए अब होता क्या है कि इस तरफ जो है एटमॉस्फेयर के बाहर क्या होता है, वैक्यूम होता है। ये सरफेस क्या है, मतलब ये जो वॉल्यूम है ये क्या है, वैक्यूम है, मतलब खाली जगह, नो एयर। लेकिन ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो स्लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर होता है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है और ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है। तो सनरेज ऐसे आ रहे हैं, है ना, सॉरी सनरेज स्ट्रेट आएगा क्योंकि वैक्यूम है। अब ये किधर को जाएगा, इसलिए यहां सेंटर से नॉर्मल खींचो तो लाइट जो है नॉर्मल के तरफ चले जाएगा, तो नॉर्मल के तरफ ऐसे जाएगा। तो कई बच्चे पूछते हैं सर ये कर्व क्यों जा रहा है, क्योंकि बच्चों ये जो मीडियम है ये होमोजीनियस मीडियम नहीं, ये हेट्रोजीनियस मीडियम है, मतलब लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड तो करेगा लेकिन कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करता है किस मीडियम में, होमोजीनियस मीडियम में। अगर मीडियम लगातार चेंज करे तो ऐसा बेंड होके भी जा सकता है। तो आपके आंखों में लाइट आया, आपने इमेजिन किया, एक इल्यूजन क्रिएट किया और आपको सन जो है यहां पे चमकता हुआ दिख रहा है। तो अगेन इस बार जो आपका ये जो सन है वो क्या है, एक इल्यूजन है और आप ऐसे पूजा करके निकल जाते हैं, जबकि भाई सूरज भगवान तो वहां पे प्रकट ही नहीं। समझ रहे? तो भाई ये जो कॉज है इसका वो क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है डायग्राम से? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 दोस्तों बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वेश्चन। हाँ तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 जो है वो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो सवाल दिया कि व्हाई ऑस्प्रे मिसेस हिज प्रे समटाइम। तो ऑस्प्रे जो है एक ऐसी चिड़िया है जो मछली का शिकार करती है ना, मछली ऐसे पॉन्ड में है तो वो लेके उड़ जाती है कई बार, और कई बार बेचारी मिस हो जाती। तो ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखिए। ये आपका जो है लेक है या पॉन्ड है जो भी है, ये एयर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और ये वाटर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ये लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये देखिए ऐसा पक्षी उड़ रहा है, ऑस्प्रे उड़ रहा है और उसको मछली का शिकार करना। ये देखो बेचारी मछली यहां पे, ठीक। तो ये अगर मछली को देखने के लिए मछली का लाइट इसके आंखों में जाना चाहिए, तो मान लेते हैं एक लाइट सीधा सीधा चलेगी, ठीक, और दूसरा लाइट जो है यहां से निकला ऐसे, तो वो किस तरफ जाएगा बताइए, नॉर्मल से अवे। तो नॉर्मल आपको बनाना पड़ेगा, तो जाना था इस तरफ, चले जाएगा इस तरफ, है ना। तो चलिए पंछी को अपन यहां पे लगा देते, यहां पे पंछी। तो अब देखिए क्या होगा कि इसके आंखों में लाइट तो आ रहा है, तो लाइट आ रहा है तो एक अगेन एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि भाई ये लाइट कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो उसको एक्चुअल में जो फिश दिखने वाली है वो कहां दिखने वाली है, यहां दिखने वाली है, लेकिन यहां पे तो मछली है ही नहीं ना। तो अगेन ये इसका कारण क्या है, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के कारण जो ये ऑस्प्रे है वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है और एक मछली के ऊपर एक मछली इमेजिन कर लेता है और वो इसके तरफ नहीं इसके तरफ बढ़ने लगता है। तो ऐसे बेचारा ऐसा हाथ नीचे डालता है और ऐसे जब निकलता है तो उसके हाथ में पानी आता है, पानी पी के उड़ जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली किसको कैच करना चाह रहा था, एक इल्यूजन को कैच करना चाह रहा था। तो आप एकदम सही से डायग्राम बनाइए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए आज का अपन आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोल रहा है कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल।
मतलब स्टार ऐसे ट्विंकल क्यों होते हैं, ऐसे आप देखना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बचपन में आपने पढ़ा भी होगा। तो कई बार स्टार्स लगता है कि इधर आ रहे हैं कभी इधर आ रहे हैं, और लाइट भी उनका कम ज्यादा होते रहता है ना, अपरेंट शिफ्ट भी होते रहता है स्टार्स में और लाइट भी कम ज्यादा होते रहती है। तो देखिए इसका कारण अगेन जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लगातार टेम्परेचर के कारण चेंज होता रहता है। तो जो स्टार्स है सबसे पहली बात तो बहुत दूर है, स्टार्स क्या है बहुत ही ज्यादा दूर है अर्थ से, तो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, तो इससे काफी कम अमाउंट ऑफ लाइट इधर आता है। तो होता क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रहा है, मतलब लाइट जब आपके पास पहुंचता है तो ऐसे जिगजैग पाथ में पहुंचता है और अनइक्वल अमाउंट ऑफ लाइट आपके आंखों में गिरता है, मतलब कभी ज्यादा लाइट आ रहा है स्टार से कभी कम लाइट आ रहा है। तो ज्यादा लाइट आ रहा है कम लाइट आ रहा है, तो लाइट कभी कम ज्यादा लगता है, और इस बेंडिंग ऑफ लाइट रे के कारण कई बार आप स्टार्स इधर इमेजिन करते हैं कभी इधर इमेजिन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो दो पॉइंट है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो आप तक पहुंच रहा है वो कम ज्यादा है, इसीलिए लाइट वेरी करता है, और दूसरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो है स्टार्स क्या कर देता है अपने पोजीशन पे कुछ शिफ्टिंग लाता है। तो इसी का ज्वाइंट इफेक्ट क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्लियर? तो देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास में अपन देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंसेज के बारे में। थैंक यू।